नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज इस विशेष बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर शिव कुमार महनोद जी। आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड हेड हिस्ट्री, डीन इन सोशल साइंस के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में आप बीकानेर दैनिक भास्कर में स्तंभकार के रूप में पिछले 24 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप न केवल बीकानेर बल्कि संपूर्ण राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। आपने अपनी कलम से बीकानेर वासियों में एक नई ऊर्जा भरी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। हमारा सौभाग्य है सर आज आपसे बातचीत करने का मौका मिला। सर, इसी क्रम में आज आपसे कुछ प्रश्न करेंगे ताकि बीकानेर वासियों को आपके बारे में और ज्यादा जानकारी मिले। सर, जब आपका जीवन परिचय मैं पढ़ रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि आपने बहुत कम उम्र से ही पत्रकारिता में रुझान रखा और लेखन प्रक्रिया को शुरू किया। उस अवस्था में जब बच्चा खेलकूद करता है, मित्र बनाता है, परिवार के साथ समय बिताता है, उस समय पत्रकारिता का, लेखन का रुझान कैसे मिला? कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि आप भी पत्रकारिता में लेखन के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं? इस अनदेखे पहलू के बारे में आप हमारी जनता को बताइए। ऐसा है डॉक्टर साहब कि मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति में कुछ छिपी हुई प्रतिभाएं होती हैं। हर व्यक्ति के अपने कुछ रुझान होते हैं, परंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने भीतर के रुझान को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को, खास तौर पर विद्यार्थियों को यह जानने की कोशिश करनी चाहिए, ये पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके अंदर ऐसा कौन सा रुझान है जिस रुझान को डेवलप किया जा सकता है और किसी मकाम पर पहुंचा जा सकता है। आपने पत्रकारिता के संदर्भ में मेरे एक आयाम को स्पर्श किया, तो मैं एक बड़ी रोचक प्रसंग आपको सुनाता हूँ कि जो पत्रकारिता में आज, पत्रकारिता के क्षेत्र में आज मैंने जो मकाम हासिल किया है, राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाई है, उसके बैकग्राउंड में जो बात मैंने कही उसी बात का डॉक्यूमेंटेशन आपको मैं करवा रहा था कि मैं जिस समय 6ठी क्लास में पढ़ा करता था तो उस समय मैं एक हस्तलिखित अखबार निकालता था अपने सहपाठियों के लिए और बड़ी मेहनत से कागज़ चिपका करके अखबार के आकार का पन्ना तैयार करता था और पूरे हफ्ते में लगा रहता था। रोज़ाना उसमें थोड़ा थोड़ा लिखता था, कोई न्यूज़ आइटम्स बनाता था, बॉक्स न्यूज़ बनाता था। उस अखबार का मैंने अपना नाम भी रखा होता दैनिक भंडाफोड़, हालांकि वो दैनिक नहीं था, उसको तैयार करने में मुझे पूरा 1 सप्ताह लग जाता था। तो वो अखबार मेरे सहपाठी उसकी प्रतीक्षा करते थे हफ्ते भर बाद वो, और उसमें कोई ऐसे समाचार नहीं होते थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो मेरी सराउंडिंग्स हैं स्कूल्स की। और फॉर एग्जांपल हमारे एक टीचर ने एक दिन कहा कि कल वो विज्ञान के बच्चों को पब्लिक पार्क ले गए थे बोटेनिकल सर्वे के लिए और वहाँ में एक विलायती मूली मिली। तो मेरा जो पत्रकार मस्तिष्क है उसने उसको पकड़ लिया और अगले ही दिन जो मेरी अखबार निकलने वाली थी उसमें मैंने एक बॉक्स न्यूज़ बनाई, पब्लिक पार्क में विलायती मूली। तो ये बात 6ठी क्लास में जिस समय मैं पढ़ता था उस समय की है, जिससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि मुझ में एक रुझान था पत्रकारिता से जुड़ने का और मैंने इसको पहचाना भी और धीरे धीरे डेवलप किया। नतीजा ये निकला कि एमए करते करते तो मेरे बहुत से नामी गिरामी अखबारों में लेख छपने लग गए थे। अभी तो मैं पिछले 24 साल से दैनिक भास्कर का दैनिक स्तंभकार हूँ, डेली कॉलम लिखता हूँ, परंतु इसके अलावा 20 अखबारों में, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, जर्नल्स में मेरे राइटअप छपते रहे हैं और उसका सारा क्रेडिट जो जाता है वो इस बात को जाता है कि मेरे अंदर एक रुझान था जिसको मैंने सही समय पर पहचाना, उसको डेवलप किया, उसका परिष्कार किया, उसका परिमार्जन किया और फिर वो एक ऐसी स्टेज आई कि लोग मुझे पहचानने लगे। तो मैं विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर कोई प्रतिभा ऐसी है, हर विद्यार्थी में प्रतिभा है। किसी में खेल की प्रतिभा है, किसी में लेखन की प्रतिभा है, किसी में वैज्ञानिक आविष्कार करने की प्रतिभा है। हर व्यक्ति में, हर शख्स में
कोई टैलेंट होती है, छुपा रुझान होता है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए विद्यार्थी को, उसके पेरेंट्स को, उसके गार्जियंस को, उसके परिवार वालों को, और उसमें उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यकीनन सर, आपने बड़ी सही बात कही। हर बच्चे में प्रतिभा छुपी है, उसे ढूंढना आवश्यक है। इसी क्रम में सर आगे, खासकर शिक्षा के परिदृश्य को आप कोरोना संकट काल के बाद किस रूप में देखते हैं? कोरोना संकट काल के बाद जो शैक्षिक परिदृश्य है वो केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित हुआ है। आप देख रहे हैं कि तमाम जगह शिक्षण संस्थाएं बंद पड़ी हैं, काम हो नहीं रहा। कुछ जो शिक्षण संस्थाएं समर्थ हैं, कैपेबल हैं, रिसोर्सफुल हैं, वो ऑनलाइन टीचिंग के प्रबंध कर पा रही हैं, और वो प्रॉपरली उस मुकम्मल स्केल पे कम्युनिकेट हो पा रहा है या नहीं, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि हर किसी विद्यार्थी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता, हर किसी के पास वाईफाई की फैसिलिटी नहीं होती, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, परंतु प्रयास किया जा रहा है। ये समूचा परिदृश्य बदला है शिक्षा का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर। और चूंकि कोरोना में सबसे जो बेसिक समस्या है वो सोशल डिस्टेंसिंग की है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो सोशल डिस्टेंसिंग सबसे मुश्किल और असंभव सा काम है, क्योंकि वहाँ तो बल्क में छात्र आते हैं। तो हमारा शैक्षिक परिदृश्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, शिक्षण प्रभावित हुआ है, और जो इसका मूल है वो बहुत प्रभावित हुआ है। मूल वो प्रभावित हुआ है कि शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक और विद्यार्थी का व्यक्तिगत संबंध अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। छात्र गुरु के सामने बैठकर जो प्राप्त करता है वो ऑनलाइन प्राप्त नहीं कर सकता। जो पर्सनल टच होता है, जो भावनात्मक संबंध होता है, जो एक अनुभूति होती है, उस अनुभूति को हमारा विद्यार्थी अभी इस कोरोना संकट काल में उससे वंचित है। ये एक बहुत बड़ा संकट है। यकीनन सर, जो आपसी संबंध होते हैं, जो मेल मिलाप होता है, वो कहीं ना कहीं इस संकट काल के दौरान छूट सा गया है। इसी क्रम में आगे सर, क्या आप मानते हैं डिजिटल मीडिया बच्चों के शैक्षणिक स्तर को प्रभावित कर सकता है? देखिए, हर चीज के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। लाभ है तो हानि भी है। अनडाउटेडली डिजिटल मीडिया के बेशुमार लाभ हैं, परंतु उसके कतिपय नुकसान ऐसे हैं जो नई पीढ़ी के लिए बहुत भयंकर परिणाम लाने वाले हैं। और एक दुर्भाग्यजनक और चिंताजनक बात ये अवश्य है कि डिजिटल मीडिया के उन नकारात्मक आयामों को हमारी नई पीढ़ी के द्वारा कुछ ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। उनका रुझान उसकी ओर ज़्यादा विकसित हो रहा है, जिसे अंकुशित और नियंत्रित किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और डिजिटल मीडिया के जो सकारात्मक और अच्छे आयाम हैं, उन आयामों को वेलकम किया जाना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत लाभदायक। सही कहा सर आपने कि जहां डिजिटल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव है, वहां नकारात्मक भी है। और यहाँ पे माता पिता का ज़्यादा फर्ज बनता है कि वो बच्चों को आगे बढ़ने दें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नियंत्रण की डोर वो अपने हाथ में रखें। इसी क्रम में आगे सर, पढ़ाई के अंतर्गत जो तनाव पैदा होता है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? और आज के समय में पढ़ाई को, जहाँ जो डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, उसे रुचिकर कैसे बनाया जा सकता है? पढ़ाई में जो तनाव का आना है, ये पिछले सालों की समस्या है। पहले पुराने समय में पढ़ाई और तनाव का आपस में कोई संबंध नहीं हुआ करता था। उल्टा पढ़ाई तो ऐसी चीज होती थी जो तनाव मुक्त करती थी। अनफॉर्चुनेटली इन सालों में शैक्षिक परिदृश्य में जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ी है, प्रतिद्वंदिता का भाव, और प्रतिद्वंदिता भी कैसी प्रतिद्वंदिता, जो प्रतिद्वंदिता से बढ़कर, प्रतिस्पर्धा से बढ़कर ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य में तब्दील हो गई है। उस कंपटीशन ने इतना तनाव बढ़ा दिया है कि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा 21 ही नहीं निकले, वो सर्वोत्कृष्ट निकले। जब हर व्यक्ति ये चाहने लगा कि उसका बच्चा सर्वोत्कृष्ट निकले, तो बच्चे पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव है,
बच्चा इतना मनोवैज्ञानिक दबाव अनुभव करता है कि वो तनावग्रस्त हो जाता है। और इस तनाव को कम करने में सबसे बड़ा रोल मेरी दृष्टि में अगर किसी का हो सकता है तो परिवार के सदस्य का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, गार्जियंस का हो सकता है, बड़े भाई बहन का हो सकता है। वो इस तनाव को कम कर सकते हैं, वो ऐसा परिदृश्य घर में पैदा कर सकते हैं। शिक्षकों का हो सकता है, टीचर्स अपनी इंस्टीट्यूशन में ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें, बच्चों को इस प्रकार का शिक्षण दें, इस प्रकार की बातें करें कि वो उनका तनाव शैथिल्य हो, वो तनाव में ना आए। और सर जहां तक बात रही रुचिकर बनाने की, तो उसके लिए आप क्या उपाय बताएंगे? पढ़ाई को रुचिकर बनाने के तो देखिए बहुत से तरीके हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अख्तियार करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कई बच्चे पढ़ते समय फिल्मी गाने सुनते हैं और बहुत धीमी धीमी आवाज़ में वो गाने आते रहते हैं, बहुत धीमी वॉल्यूम पर वो उन गानों को सुनते रहते हैं और बड़े कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए पढ़ते वक्त, थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है तो वो पढ़ नहीं पाते। पढ़ाई में रुचि पैदा हो, मैं समझता हूँ इसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। और आज की जो सबसे बड़ी समस्या है विद्यार्थी की, वो समस्या उसकी एकाग्रता की है। इतने डाइवर्जेंस उसके दिमाग में हर समय रहते हैं कि वो एकाग्र नहीं हो पाता। जो एकाग्र हो पाते हैं वो बच्चे आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ जिनसे हम कट चुके हैं, पर उनका एकाग्रता से कितना संबंध था। देयर वॉज ए टाइम, आपके घर में भी होगा, आपके पिताजी, आपके बड़े भाई, आपके चाचा ताऊ जब पढ़ते थे, उनके ज़माने की टेबल लैंप आपको घर में ज़रूर मिलेगी। वो जब पढ़ते थे टेबल पर टेबल लैंप जलाकर पढ़ते थे। क्या आज कोई बच्चा टेबल लैंप के प्रकाश में पढ़ता है? क्या आपने कभी सोचा कि टेबल लैंप से क्यों पढ़ा जाता था? टेबल लैंप से इसलिए पढ़ा जाता था कि टेबल लैंप में लाइट आपकी टेबल पर फोकस करती है। कमरे की रोशनी आप बुझा दीजिए, टेबल लैंप ऑन कर दीजिए, टेबल लैंप की लाइट फोकस कहाँ होगी? पूरे कमरे में नहीं होगी, आपकी उस स्टडी टेबल पर फोकस करेगी। स्टडी टेबल पर क्या है? आपकी किताब है, आपकी कॉपी है, आपके नोट्स हैं, आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जिसको समझना चाह रहे हैं, आत्मसात करना चाह रहे हैं, वो चीज़ है। चारों ओर अंधेरा है, आपका ध्यान अपने आप एकाग्र होगा। तो टेबल लैंप एक एग्जाम्पल मैंने आपको कोट किया। एग्जैक्टली इसी तरह एक एग्जाम्पल और देके मैं बात आपको समझाना चाहूँगा। देयर वॉज ए फाउंटेन पेन, देयर वॉज ए टाइम जब बहुत इसको इस्तेमाल किया जाता था। उससे पहले कलम इस्तेमाल की जाती थी, होल्डर इस्तेमाल किया जाता था। आप देखिए, उस ज़माने में हर बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी होती थी, हर बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी होती थी। अब आपको बिरले बच्चे ऐसे मिलेंगे, हर क्लास में सर्वे कर लीजिए, सर्वेक्षण कर लीजिए, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस बच्चे हैं, परंतु हैंडराइटिंग उनकी खराब है। कारण वो बॉल पॉइंट पेन यूज करते हैं, जिसमें हाथ में नियंत्रण नहीं रहता, बड़ा सॉफ्ट चलता है। बिना नियंत्रण के, बिना अंकुश के कोई चीज कैसे सज सकती है? सही कहा। तो कलम और फाउंटेन पेन से जब बच्चा लिखता था, उसकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी होती थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका बड़ा इनडायरेक्ट रोल होता है, और ये चीजें धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट डेवलप करती हैं। जब आपको लगता है कि मेरी हैंडराइटिंग मेरे साथी सहपाठी बच्चों की तुलना में ज़्यादा अच्छी है, टीचर मुझे रोजाना शाबाशी देता है, हैंडराइटिंग के लिए सारी क्लास में प्रशंसा करता है, आपका मोरल हाई होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप और जमा के लिखते हैं, आपकी हैंडराइटिंग और मोतियों जैसी सुंदर होती है। आपकी एकाग्रता बढ़ती है, बहुत चीज़ें आप ध्यान से पढ़ के जाते हैं, हर सवाल का जवाब क्लास में बेहतरीन तरीके से देते हैं, शिक्षक सबके सामने आपको शाबाशी देता है, आपका मोरल बढ़ता है, मोरल बूस्टअप होता है, आप अगले दिन और ज़्यादा तैयारी से आते हैं। और इसी तरह आपकी रुचि, आपका रुझान, इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है, इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। यकीनन सर, मोटिवेशन एक दवा के रूप में काम करता है जो
किसी भी इंसान को ज़मीन से आकाश तक पहुंचा सकता है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के परिवेश में स्टूडेंट्स काउंसलिंग बहुत लेते हैं। आपके पास भी बहुत बच्चे आते होंगे जो करियर काउंसलिंग लेते होंगे, अपने इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं आपके साथ साझा करते होंगे। क्या आपके समय में भी ये सारे विकल्प मौजूद थे? क्या आपके समय में भी आपके पास इतने ऑप्शन थे कि आप दूसरों के पास जाकर, एक्सपर्ट्स के पास जाकर अपनी काउंसलिंग लेते थे, या ये अभी शुरू हुआ? देखिए, काउंसलिंग का रोल हर युग में रहा है। काउंसलिंग जिसको अपन मार्गदर्शन भी कह सकते हैं, जिसको आप गाइडेंस भी कह सकते हैं, जिसको आप ये भी कह सकते हैं टिप्स लेना है, ये हर युग में विद्यमान रही है। और इसी में तो गुरु का महत्व है। कहते हैं ना, फलां उसमें हमने गुरु पकड़ लिया है, या गुरु जी की कृपा हो गई है, गुरु जी की कृपा प्राप्त हो रही है, तो वो कृपा क्या प्राप्त हो रही है? उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अंतर ये जरूर आया है कि पहले काउंसलिंग कमर्शलाइज नहीं थी, व्यवसायीकरण इसका नहीं हुआ था, और बल्क में अवेलेबल नहीं थी। अब यह क्षेत्र अपने आप में बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, और अब काउंसलिंग मिलना बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि अब आप पैसा खर्च करके भी काउंसलिंग ले सकते हैं। और काउंसलिंग इसलिए भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि अब जो कंपटीशन, इस वक्त जो प्रतियोगिता चल रही है, उस प्रतियोगिता में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना बहुत ज़रूरी है। एवरेज से काम नहीं चलता, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के लिए आपको काउंसलिंग की आवश्यकता नितांत ही अपरिहार्य है, आवश्यक है, इसका महत्व है, ये इनएविटेबल है, ऐसा मैं समझता हूँ। सही कहा सर आपने, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के मार्गदर्शन के बिना सही रास्ता नहीं मिल सकता। सर, इसी क्रम में आगे कि बच्चों के अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि वो बच्चों की शिक्षा के अंतर्गत अपनी गुणवत्ता या उनकी गुणवत्ता को बढ़ा सके? देखिए, अभिभावकों का रोल तो बहुत ज़्यादा है, पर अनफॉर्चुनेटली ये सबसे ज़्यादा उपेक्षित है वर्तमान समय में। अभिभावक लोग अपनी खुद की जीवन की भागदौड़ में पैसा कमाने की, अपने कर्तव्य पालन की, जो वो काम धंधा कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसकी व्यस्तताओं में इतने मशगूल हो गए हैं कि बच्चों के प्रति उनके जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों से वो उदासीन हो गए। उदासीन होना नहीं चाहते हैं, कोई माँ बाप नहीं चाहता उदासीन होना, परंतु परिदृश्य कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि वो उदासीन होते जा रहे हैं, डिटैच होते जा रहे हैं, या उस स्केल पर, उस कैनवास पर जाकर काम नहीं कर पा रहे अपने बच्चों के लिए जो उन्हें करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट मसला है जो उपेक्षित है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, या जिस पर हम जानते बूझते हुए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि इन दिनों खूब खबरें आती हैं कि उस बच्चे ने फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर लिया, उसने ये गलत काम कर लिया, उसने नशा पता करना शुरू कर दिया। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, समुचित समय नहीं दे पा रहे, और जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चे को बिल्कुल शांत, सौम्य बनाए रखा जाए ताकि वो बहुत ध्यान से अपने पढ़ाई में मन एकाग्र कर सके, अपनी अभिरुचियों में अपना समय देकर, कोई डाइवर्जन उसको चाहिए तो उस अच्छे सकारात्मक डाइवर्जन में वो जाए। इन सब चीज़ों के लिए अभिभावक की नज़र बहुत ज़रूरी है। उसकी नज़र चूकी और गाड़ी डिरेल हुई, ट्रैक से गाड़ी का उतरना फिर बहुत ही सहज और स्वाभाविक है, और ये रोल इस समय बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अपेक्षित है, इसकी ज़रूरत है। इस पे अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए, और ध्यान ही नहीं देना चाहिए, इसको जीवन का परम ध्येय बनाना चाहिए, क्योंकि यदि संतान योग्य नहीं निकली तो उन्होंने जो एम्पायर खड़ा किया है, जो साम्राज्य बनाया है, जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, वो सब जीरो हैं। मैं समझता हूँ उनका कोई मूल्य नहीं है। कितना बड़ा आप एम्पायर खड़ा कर लीजिए, कितना पैसा आप कमा लीजिए, कितनी यश कीर्ति आप अर्जित कर लीजिए, यदि आपकी औलाद योग्य नहीं बनी, आज्ञाकारी नहीं बनी,
समाज में आपके नाम को आगे बढ़ाने वाली नहीं बनी, तो आपकी सारी उपलब्धियां शून्य हैं, जीरो हैं। यकीनन सर, माता पिता की सफलता का वास्तविक अर्थ उनकी संतान में ही छुपा है। आपने हमें बहुत सुंदर संदेश दिया। बस आपसे अंत में ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए सफलता का क्या अर्थ है? मेरे लिए सफलता का अर्थ ये है कि व्यक्ति जो भी काम करे वो अपने आप में मुकम्मल होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, उसमें परफेक्शन होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा काम करो, बहुत ज़्यादा बेशुमार उपलब्धियां अर्जित करो, कोई ज़रूरी नहीं। पर आप जो करो ईमानदारी से करो, पूरी शिद्दत के साथ करो, एकाग्रता के साथ करो और उसमें अपने गोल को अचीव करो, उपलब्धि को, लक्ष्य को हासिल करो। आप लक्ष्य हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे तो लोग आपका जय जयकार करेंगे, आपका आदर करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपका अभिनंदन करेंगे, आपको यश मिलेगा, आपको कीर्ति मिलेगी। मैं समझता हूँ यही मूल मंत्र होना चाहिए मेरी दृष्टि। यकीनन सर, आज आपके इन शब्दों से, आपके अनुभव से और आपकी सकारात्मक सोच से न केवल हमें बल्कि आज संपूर्ण बीकानेर वासियों को इसका लाभ मिलेगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मेरी और आरएसवी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरएसवी परिवार का आभारी हूँ, क्योंकि आरएसवी परिवार वो परिवार है जिसने बीकानेर को प्रदेश ही नहीं राष्ट्र के शैक्षिक परिदृश्य पर बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया है। और मैं तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसका बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि मेरी 2 संतान हैं और दोनों ही बहुत योग्य और प्रतिभावान प्रतिष्ठित पदों पर है, इसी आरएसवी ग्रुप के कारण है। धन्यवाद।